घोड़ा रासवार मारा मेवाड़ी सरदार हुणता ही जा जोरे ओ राणा हुणता ही जा जोरे। नमस्कार, मैं हूं गौरव और वेलकम टू पॉडकास्ट विद इंस्पायरो। बीइंग राजस्थानी, आप सब लोगों को नहीं पता होगा कि आज राजस्थान दिवस है और हम आज की इस पॉडकास्ट में ऐसी ही बातों पे चर्चा करेंगे जिसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन आज तक हुआ नहीं है, ज़्यादा चर्चा उसके बारे में हुई नहीं है। तो राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहाँ का आर्किटेक्ट, जहाँ की वीरता, बलिदान, करेज और कलरफुल पगड़ीज, आर्टिस्ट, म्यूज़िक, ये सारा काफ़ी फेमस है और उसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे और क्यों राजस्थान दिवस मनाया जाता है और क्या क्या विशेषता, क्या क्या फैक्ट्स है राजस्थान के, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा होगी। सो निखिल जी, आप कुछ इस बारे में कहना चाहेंगे? Firstly, thank you, Gaurav, for welcoming me. And being a Rajasthani या being a Indian, जिस तरीके से हम लोग 15th of August मनाते हैं, बिकॉज हमारे न्यू इंडिया का फाउंडेशन डे है वो, हमारे न्यू इंडिया की बिगिनिंग है वो। तो उसी तरीके से हमारी स्टेट राजस्थान, जब देश आज़ाद हुआ और सारी स्टेट्स बनी लैंग्वेज बेस पे, तो हम जिस स्टेट में आए राजस्थान, मतलब बीइंग अ राजस्थानी, आई एम सो प्राउड कि राजस्थानी पूरे इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में रूल कर रहा है। बिजनेस में देख लीजिए आप, मारवाड़ियों को, मेवाड़ी शौर्य की गाथा सारा विश्व जानता है। तो आई थिंक राजस्थान दिवस बीइंग अ राजस्थानी नहीं, पूरे इंडिया के लिए एक ऐसा फाउंडेशन डे है जो सभी को सेलिब्रेट करना चाहिए। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि राजस्थान दिवस क्यों मनाया जाता है, कैसे ये आज ही के दिन मनाया जाता है, क्यों आज ही के दिन मनाया जाता है, कैसे राजस्थान जो है एक स्टेट माना गया कि हाँ ये अब से राजस्थान है, और कैसे ये सब कुछ हुआ? गौरव, मैं भी कोई इस चीज़ का एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट हिस्ट्री और लिटरेचर मेरा हमेशा से इंटरेस्ट रहा है। तो मैंने जितना पढ़ा, मैंने जितना सुना, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, तो ऑडियंस सही कर दे मुझे। तो शुरुआत इसकी होती है 30 मार्च 1949, 1949, 30 ऑफ मार्च। तो जिस तरीके से हमारा देश आज़ाद हुआ और उस समय रियासतें थी हमारे, तो क्योंकि राजस्थान वॉज द ओनली स्टेट जिसमें सबसे ज़्यादा रियासतें थी। हमारे यहाँ पर 19 रियासतें, 3 खंड और एक केंद्र शासित प्रदेश था। सो केंद्र शासित प्रदेश जो था वो अजमेर था और बाकी सारी जो थी वो रियासतें थी। 19 रियासतें, 3 खंड थे। 19 रियासतें इन द सेंस के 19 राजा थे हमारे यहाँ पर। तो इतने सारे राजा, और गुजर कम्युनिटी, जाट कम्युनिटी, राजपूत कम्युनिटी, हर कम्युनिटी के हमारे यहाँ पर राजा थे। भरतपुर साइड में जाट कम्युनिटी रूल करती थी, जाट डायनेस्टी रूल करती थी। तो जब 19 ही रियासतों का विलय चालू हुआ, तो सबसे पहले हमारे स्वतंत्रता का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना कि किस नियम के आधार पर सारी रियासतें मिलाई जाएगी। तो फर्स्ट नियम वॉज कि सबसे पहले रियासतों को यह हक दिया जाएगा कि वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं या विलय करना चाहते हैं। तो उसकी शर्त पहली ये थी कि आपकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए और आपकी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए। तो इस शर्त को पूरा राजस्थान में केवल 4 जो सिटीज़ थी वही कर रही थी, 4 जो रियासतें थी वही कर रही थी। उदयपुर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, लेकिन 4 थी वो। तो उन 4 को छोड़ के बाकी सबका विलय ऑटोमेटिक हो गया, क्योंकि वो उस शर्त को पूरा नहीं कर रहे थे। उनकी पॉपुलेशन 10 लाख से कम थी या फिर उनकी इनकम 1 करोड़ से कम थी, तो उनको ऑलरेडी ऑटोमेटिकली इंडियन गवर्नमेंट के साथ इंडिया में विलय उनका ऑटोमेटिकली हो गया। और क्योंकि ये 4 रियासतें अलग थी और इनको कॉन्स्टिट्यूशन वाइज राइट दिया गया था कि आप स्वतंत्र होकर भी चूज कर सकते हैं, तो उस टाइम पीरियड में कुछ 8 साल का समय लगा और 30 ऑफ नवंबर 1956 को वृहत राजस्थान की स्थापना हुई, जिसको हम आज का राजस्थान देखते हैं, मॉडर्न राजस्थान देखते हैं। और जो लास्ट विलेज जो हुआ वो माउंट आबू, जिसको आज हम देखते हैं हमारे राजस्थान का कश्मीर, उसका लास्ट विलेज हुआ था हमारे यहाँ पर, हमारे राजस्थान में। और उसके बाद से आज का राजस्थान जो है वैसा का वैसा है जियोग्राफिकल नज़र से। और
इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है ज्योग्राफिकल वाइज, हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में लीड कर रहा है राजस्थान, हर टाइप की ब्यूटी है। मतलब दूसरे लोगों को, इंडिया के दूसरे पार्ट से जब लोग आते हैं तब उनको, उनसे जब हम सुनते हैं तो उनको लगता है राजस्थान में केवल रेगिस्तान है, रेत है और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। मगर आप अगर जाएंगे तो राजस्थान में जितनी वाइड ब्यूटी है उतनी आपको कहीं नहीं मिलेगी। इवन जो यहाँ का आर्किटेक्ट है वो अपने आप में काफ़ी बेहतरीन है, क्योंकि आप देखेंगे कि अपना जो कुंभलगढ़ फोर्ट हो गया, वो जो है 38 किलोमीटर वॉल है, शायद वर्ल्ड की जो है सेकंड लार्जेस्ट वॉल कही जाती है, और वो है भी। और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद सबसे बड़ी जो लंबी जो वॉल है वो अपनी कुंभलगढ़ की ही वॉल है। हाँ, मतलब मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि अगर इंटरनेशनली सबसे बड़ी जो वॉल है, जो सबसे लंबी वॉल है, वो अगर इतनी फेमस, इतना मतलब चाइना की वन ऑफ द यू कैन से वन ऑफ द आइडेंटिटी है वो वॉल, तो हमारे आसपास भी ऐसी आइडेंटिटी मौजूद है, लेकिन हम लोगों ने कभी उसको देखा नहीं, कभी सोचा नहीं। मतलब यहाँ पर सब लोग जानते होंगे शायद कि कुंभलगढ़ की जो वॉल है वो सेकंड लॉन्गेस्ट वॉल है वर्ल्ड की। मगर हम लोग हर बार जब ये ट्रुथ सुनते हैं तो हम थोड़ा सा शॉक होते हैं, बिकॉज हम लोगों को आदत नहीं है कि मतलब वर्ल्ड की सेकंड, थर्ड, फर्स्ट चीज़ें हमारे आसपास अवेलेबल। आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है कि राजस्थान के अंदर कोई भी इंसिडेंट होता है, चाहे वो अच्छी चीज़ हो, चाहे वो बुरी चीज़ हो, वो दुनिया के पास पहुंच नहीं पाती। मुझे लगता है कि कोई भी इंसिडेंट हो रहा, राजस्थान को इतनी इम्पोर्टेंस जो विश्व में मिलनी चाहिए, जिसका वो हकदार है, उतनी उसको मिली नहीं है। आप जैसे कि बात कर रहे कि राजस्थान के ही बच्चों को, यंगस्टर्स को नहीं पता हुआ कि कुंभलगढ़ जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट वॉल है वर्ल्ड के अंदर। तो इसके पीछे क्या रीज़न लगता है आपको कि क्यों है ऐसा? इसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं, बट हाँ, राजस्थान के साथ ऐसा हमेशा रहा कि वो कभी भी सेंटर ऑफ न्यूज़ में नहीं रहा इंडिया में। उसका पॉलिटिकल सिनेरियो, उसका ज्योग्राफिकल सिनेरियो, उसका सोसाइटियल सिनेरियो कभी भी इंडिया की सेंटर ऑफ न्यूज़ में नहीं रहा। तो इस वजह से राजस्थान को, जिस तरीके से मैंने बताया, इंडिया में ही लोग, साउथ के लोग या आप कहीं राजस्थान से थोड़ा सा भी अगर उस साइड में जाएंगे, वहाँ के लोग यही सोचते हैं राजस्थान में केवल रेत है, वहाँ पर पानी की कमी है, वहाँ पर ऐसा कुछ है। तो वो रीज़न यही है कि कभी सेंटर ऑफ न्यूज़ में नहीं रहा। उनको शायद पता ही नहीं है कि राजस्थान के अंदर ही झीलों की नगरी उदयपुर है, जिसके अंदर इतनी सारी लेक्स है। और हाँ, मतलब अगर पता भी है तो बहुत लिमिटेड चीज़ें पता है लोगों को। राइट, उनको ये पता है कि पैलेस है यहाँ पर, राजा और डायनेस्टीज रही है इसलिए पैलेस है यहाँ पर नेचुरल ब्यूटी है, एंड दैट्स इट। उसके अलावा वो लोग नहीं जानते हैं राजस्थान क्या है। उनको नहीं पता है कि राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा हॉन्टेड प्लेसेस राजस्थान के अंदर है भानगढ़, जो भारत सरकार द्वारा भी है कि मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस इन इंडिया, राइट। और उसके अलावा जो एक खारी नदी है, लूनी नदी जो जिसे कहा जाता है, वो राजस्थान, पूरे इंडिया के अंदर एक ही खारी नदी है। वो रिवर जो है वो राजस्थान के थार डेजर्ट से होते हुए गुजरात कच्छ के अंदर जाके मिलती है। हाँ, तो मतलब मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर इस लाइक के इफ किसी लड़के या लड़की का हिस्ट्री और पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रहा है, उसको कश्मीर के बारे में सब कुछ पता है, उसको दिल्ली के बारे में सब कुछ पता है, उसको पंजाब के बारे में सब कुछ पता है, दैट ये स्टेट्स किस तरीके से बनी और किस तरीके से। बट राजस्थान के बारे में मोस्टली वही लोग जानते हैं जो या तो स्टेट गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो तो छोटा मोटा पॉलिटिक्स या हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं। अदरवाइज इन जनरल पब्लिक को बहुत कम पता है हमारी हिस्ट्री के बारे में, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स के बारे में। आप काफी सही बात कह रहे हैं, क्योंकि राजस्थान के अंदर और भी बहुत सारे फैक्ट्स है, जैसे कि जो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस है, इंडस वैली सिविलाइजेशंस, उसी के टाइप की जो सिविलाइजेशन थी अपने आयड सभ्यता, और एक और जो सभ्यता है वो भी जो है ओल्डेस्ट है, वो भी राजस्थान के अंदर ही है। और उसके अलावा राजस्थान के जो डिफरेंट फोर्ट्स है, चित्तौड़ का फोर्ट हो गया, जयपुर का हो गया, हवा महल हो गया, मतलब पैलेस और फोर्ट्स तो राजस्थान के क्राउन है। अगर आप देखेंगे तो मतलब किसी भी सिटी में जाइए आपको फोर्ट सबसे पहले दिखेगा वहाँ पर। एंड ये भी एक राजस्थानी कल्चर की बहुत ही खास बात रही है, और मुझे लगता है कि ये और कहीं नहीं मिलता है कि हमारे यहाँ की जो डायनेस्टीज थी, हमारे यहाँ के जो राजाओं ने रूल किया, आज हम जहाँ बैठे हैं उदयपुर में, मेवाड़ में,
यू कैन इमेजिन कि कितना ब्यूटीफुल कल्चर रहा है हमारे राजस्थान का, कि मेवाड़ में राजा ने अपने आप को राजा कभी नहीं कहा, उन्होंने अपने आप को मुनीम माना और उन्होंने बोला कि एकलिंग जी भगवान जो है वो राजा है और हम इनके मुनीम हैं, इसलिए आज भी एकलिंग नाथ जो है वो मेवाड़ के राजा माने जाते हैं और हमारे हिज हाइनेस जो पैलेस में है उनको मुनीम माना जाता है। इवन वन ऑफ द सबसे पहले जो इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी जिसे बोलते हैं डेमोक्रेसी अपने मेवाड़ के अंदर ही आई, क्योंकि जो महाराणा प्रताप थे तो वो एक डेमोक्रेटिक टाइप में फंक्शन करते थे कि सारे टाइप के, जैसे जो अकाउंट्स है वो जैन जो उस समय होते थे वो संभालते थे, दूसरी जो टीचर्स है वो ब्राह्मण होते थे। हाँ, मतलब लाइक एवरी कास्ट वाज देयर एंड देयर वाज नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन देम, और सारा जो इक्वलिटी के साथ सारी चीजें होती थी। हाँ, इवन मतलब महाराणा प्रताप का आप देखें कि उन्होंने जब फाइट लड़ी तो सबसे बड़ा जो उनका सपोर्ट सिस्टम रहा उस समय वो भील कम्युनिटी का रहा, उनका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम था वो उसमें, राइट। उस समय के भी जो राजा थे महाराणा प्रताप से लेके हमारे जितने भी डायनेस्टीज रही हैं और जितने भी राजा रहे हमारे, उन सब ने लॉ एंड ऑर्डर संभाला, उन्होंने कभी बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं हुए, वो स्टेट की फाइनेंशियल चीजों में बहुत कम इन्वॉल्व होते थे, वो प्राइम मिनिस्टर का काम था, वो लॉ एंड ऑर्डर संभालते थे। एंड इवन काफी उनका, जैसे आप बता रहे थे बीलू राणा का जी का बहुत बड़ा रोल रहा, बिल्कुल रहा, का जो युद्ध रहा वो उन्होंने ही संभाला और उनकी वजह से कहीं ना कहीं स्टैंड कर पाया मेवाड़। तो और मतलब हमारे मेवाड़ की धरती, मेवाड़ और राजस्थान की धरती आप देखिए कि केवल उन्होंने वीर सपूतों को जन्म ही नहीं दिया, यहाँ की धरती इतनी मजबूत रही कि पूरे देश में परमाणु बम का परीक्षण केवल ये सहन कर सकी। जोधपुर के पोखरण में जो परमाणु परीक्षण किया गया, तो पूरे अगर देश में हमारी धरती को चुना गया तो कुछ तो खास बात रही होगी इस धरती में, तभी चुना गया हम लोग। इवन इट्स द स्टेट ऑफ कलर्स आल्सो की, पिंक सिटी जयपुर, व्हाइट सिटी उदयपुर, ब्लू सिटी जोधपुर, और भी डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट कलर की पगड़ीज और वेशभूषा यहाँ की काफी अच्छा कल्चर, रिच कल्चर है, काफी रिच कल्चर है। इवन आप अगर यहाँ पर देखेंगे, आज उदयपुर में हम लोग बैठे हैं, हम मेवाड़ी बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से 50 किलोमीटर दूर नाथद्वारा में ब्रिज भाषा बोली जाती है, यूपी की भाषा है, वो यूपी की भाषा है, हमारे यहाँ की भाषा भी नहीं है, लेकिन वो ब्रिज भाषा बोली जाती है क्योंकि श्रीनाथ जी की नगरी है वो। तो यू कैन इमेजिन कि राजस्थान में दूसरी स्टेट की भी इतनी एक्सेप्टेंस रही, दूसरी स्टेट के कल्चर की भी, कि आज उदयपुर का भी कोई नाथद्वारा जाता तो वो अपने आप ब्रिज भाषा में बात करना चालू कर देता है। इवन राजस्थान इज डिवाइडेड इनटू 9 पार्ट्स, जो कि 9 रीजन्स है, राइट। 9 रीजन्स है, मेवाड़, मारवाड़, शेखावटी, हाड़ौती, 9 रीजन्स हैं। राजस्थान 9 रीजन्स में डिवाइडेड है, और मतलब आई थिंक बीइंग अ पंजाबी, बीइंग अ गुजराती, बिकॉज उनके पास एक लैंग्वेज का एक्स्ट्रा बेनिफिट है, उनकी लैंग्वेज स्क्रिप्टेड है वहाँ पर और उनकी लैंग्वेज में डील होती है रेगुलर रूटीन में, अपने साथ वो बेनिफिट नहीं है। तो अपन अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करने के बहुत कम मौके मिलते हैं हम लोगों को, बिकॉज हम लोग जैसा डेली रूटीन करते हैं, हम हमारी वेशभूषा डेली रूटीन में नहीं पहन पाते हैं, हम लोग उस कल्चर को डेली रूटीन में नहीं फॉलो कर सकते, बट लैंग्वेज इज द ओनली थिंग जिससे हम लोग डेली रिप्रेजेंट करते हैं हमारा कल्चर, डेली, बहुत इजीली। लेकिन मुझे लगता है कि आजकल के जो यंगस्टर्स और स्पेशली राजस्थान में जो कल्चरल चीजें वो कहीं ना कहीं कम होती जा रही है, जैसे कि बहुत सारी चीजें है कि जो अपने यहाँ गवरी नाची जाती है, वो धीरे धीरे वो कल्चर कम होता जा रहा है। अभी के यंगस्टर्स को पता भी नहीं होगा कि वो क्या होता है। आई थिंक हमें अगर हमारे राजस्थानी कल्चर को बचाना है, मतलब राजस्थान दिवस पे हम लोग बात करने बैठे, तो हमें अगर राजस्थानी कल्चर को भी थोड़ा सा बचाना है या बढ़ाना है, तो हमें उसमें भी थोड़े से अपडेटेशन करने पड़ेंगे। आज की जनरेशन के हिसाब से चीज़ें थोड़ी सी एडजस्ट करके, थोड़ी सी चीज़ों को आप आज की जनरेशन जिस तरीके से इजीली समझ पाए उसको वैसा बनाकर उनको बताना पड़ेगा। अदरवाइज आप उतना टफ रखेंगे उसको। रामायण घर घर तक इंडिया में तब पहुंची जब रामानंद सागर ने वहाँ पर बना दी और दूरदर्शन पे बता दी इजी लैंग्वेज में। बाकी हम सबके घरों में रामायण पढ़िए, रामायण पढ़ना बहुत मुश्किल काम है वाल्मीकि के, अगर आप पढ़ेंगे तो। लेकिन जब रामानंद सागर में आज की लैंग्वेज में बहुत इजीली उस चीज़ को रिप्रेजेंट किया तो कल्चर घर घर पहुंचा।
तो वैसे ही हमारे को अगर गौरी या फिर हमारा जो भी कल्चरल रिप्रेजेंटेशन है वो अगर बचाना है तो थोड़ा सा उसको आज के हिसाब से अपडेट करके ही यंगस्टर्स तक पहुंचाना पड़ेगा। सही बात है। और मैंने काफी डिस्कशन किया और काफी लोगों से सुना है कि मेवाड़ी क्यों नहीं बोलनी, क्योंकि अपने यहाँ पे कोई अपनी कोई स्क्रिप्ट वो लैंग्वेज नहीं है, कोई लिपि नहीं है, इसलिए मेवाड़ी नहीं बोलते और इस वजह से समाप्त होगी। लेकिन हाँ मतलब इस चीज का डिस्कशन है, मेवाड़ी लैंग्वेज है या डायलेक्ट है, आई लेकिन थिंक कि अपने जो स्क्रिप्ट है, जो पुराने स्क्रिप्चर्स वगैरह लिखे हुए वो सारी मेवाड़ी, जैसे अपने वो 4500 साल 600 साल पुराने जो लिखे हुए हैं वो मेवाड़ी लैंग्वेज में ही लिखे हुए हैं। और कहीं ना कहीं कोई रिप्रेजेंटेटिव राजस्थान से क्योंकि नहीं था उस समय जब लैंग्वेजेस चूज की जा रही थी, मराठी जो एग्जाम देते उनके लिए मराठी का एक ऑप्शन था, लेकिन अपने यहाँ मेवाड़ी का एक ऑप्शन नहीं होता है। रीजन बिहाइंड दैट कि नो रीजन भी है गौरव, नो रीजन भी है, नो का ऑप्शन रहा नहीं जा सकता। एंड सेकंड, राजस्थानी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में अगर आज बताई भी जाए तो उसकी स्क्रिप्ट उतनी ऑर्गेनाइज नहीं है कि डेली रूटीन में डाल दी जाए। स्क्रिप्ट अवेलेबल है नो डाउट, लेकिन वो उतनी ऑर्गेनाइज जितनी दूसरी लैंग्वेज है या हिंदी जितनी ऑर्गेनाइज है। आपको नहीं लगता है कि लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अन्याय हुआ है अपने लैंग्वेज के साथ? क्योंकि हिंदी सीखने के लिए जो अपने जो दादा थे, ग्रैंडफादर से, पेरेंट्स से, उनको काफी स्ट्रगल करना पड़ा हिंदी लैंग्वेज सीखने के लिए। उनकी वो लैंग्वेज नहीं थी, वो उनकी मेवाड़ी और हिंदी के बीच स्ट्रगल करते हुए वो पूरा, और आज अपन कहीं ना कहीं जाके पूरी तरीके से हिंदी बात कर रहे हैं और शायद आने वाली जो जनरेशन है वो तो मेवाड़ी क्या है वो भूल ही जाएगी। मैं हाँ मतलब बिल्कुल ये बात तो है कि लैंग्वेज का एक अपने साथ राजस्थानियों के साथ स्पेशली इशू रहा, अपने साथ इशू रहा, बिकॉज नॉर्थ में अपन और दिल्ली पीपल, ये लोग ऐसे लोग हैं जिनकी कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं है। दिल्ली में पंजाबी मिक्स चलती है, हमारे यहाँ पे पता नहीं क्या चलता है, और लेकिन लैंग्वेज हिंदी, एमपी हो गया, यहाँ पे हाँ। हिंदी ही हिंदी भाषी देश हिंदी भाषी राज्य कहे जाते हैं हम लोग। तो राजस्थान, बट दिक्कत क्या है कि अगर आज राजस्थान दिवस पे हम लोग बात करने बैठे हैं, ठीक है, पास्ट के बारे में जितना हम लोग सोचेंगे हमारे साथ कि हमारे कल्चर को बचाने के लिए क्या नहीं किया गया, उससे बेटर है कि हम लोग ये डिस्कस कर सकते हैं कि आगे क्या किया जा सकता है। काफी सही बात बोली आपने कि मैं एग्री करूंगा कि अपन को क्या चीजें कर सकते हैं, कैसे अपन अपने कल्चर को बचा सकते हैं, उसके बारे में ज्यादा डिस्कशन और ज्यादा चीजें कुछ करने की जरूरत है उसके लिए। और इवन गौरव, राजस्थान दिवस पे हम लोग आज बात करने बैठे हैं तो प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप के बारे में बिना बात किए उनके बारे में राजस्थान दिवस सेलिब्रेट नहीं हो सकता। तो लाइक महाराणा प्रताप एक ऐसी शख्सियत है जिनके नाम से मेवाड़ जाना जाता है। मतलब एक मेवाड़ी को मेवाड़ी होने पे ज्यादा प्राउड तब होता है जब उसको पता पड़ता है कि महाराणा प्रताप हमारे यहाँ से है। सबसे पहले मेवाड़ी बाहर जाता है तो रिप्रेजेंटेशन ही वही देता है कि आप कहाँ से, मेवाड़ से, जहाँ से राणा प्रताप महाराणा प्रताप है, तो सबसे पहला रिप्रेजेंटेशन वही देता है। आप अगर मैथोलॉजी में जाएं तो माँ मीरा हमारे यहाँ हुई है, उन्होंने कृष्ण को जैसा गाया वैसा राधा के बाद किसी ने नहीं गाया। तो इतनी बड़ी मतलब मुझे नहीं लगता कि माँ मीरा से अच्छा कृष्ण को किसी ने गाया होगा। मतलब मैंने छोटा मोटा जितना भी पढ़ा उनको, माँ मीरा से अच्छा किसी ने नहीं गाया उनको, कृष्ण को किसी ने इतना अच्छा नहीं गाया। माँ मीरा हमारे यहाँ हुई, हमारे यहाँ पर मतलब आप गोरा बादल जैसी मतलब जिन्होंने मतलब अपने आप को सेक्रीफाइस कर लिया ताकि जो माता पद्मावती जो है। अगर आप मतलब गोरा बादल पे जो स्क्रिप्ट्स लिखी गई हैं, जो पोएम्स लिखी गई हैं, आप पढ़ेंगे आपको आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो इतनी इंटेंस स्टोरी है वो। मतलब मैं पोइट का नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने एक पूरा कॉन्वर्सेशन लिखा है जब रानी पद्मावती जाती है मनाने गोरा को कि आप आइए और आज, हाँ नहीं कोई और पोइट, कुमार शास्त्री भी किसी और की गई थी। इवन आप बात करेंगे पृथ्वीराज चौहान, उनका जो करेज था और जिस तरीके से उन्होंने मोहम्मद गौरी को 16 बार पकड़ के हराया और उसके बाद उन्होंने उनको छोड़ दिया और एक तरह से पूरा रोक रखा था कि यहाँ कोई और जो है वो इंडिया के अंदर प्रवेश नहीं कर पाया और इंडिया को जीत नहीं पाया। उनका भी काफी, वो भी अपने राजस्थान से ही, हाँ मतलब पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, मतलब हम लोग जिस धरती,
आप देखिए कि कुछ लोगों ने तो ऐसा जन्म लिया है कि पूरी धरती वीर मानी जाती है यहाँ की। राणा सांगा, राणा कुंभा, ये तो पूरी डायनेस्टी, आप अगर देखेंगे उदय सिंह जी से लेकर महाराणा प्रताप और जितनी भी डायनेस्टी है, ये पूरी जो डायनेस्टी है, इनका मेवाड़ नहीं, राजस्थान नहीं, पूरे भारत में वीरता में नाम। इन्होंने वो युद्ध लड़े और वो अपने देश और आन बान को बचाने के लिए किया। मतलब आप देखेंगे कि मेवाड़, अपन जिस राजस्थान के जिस पर्टिकुलर रीजन में है हम लोग, तो मेवाड़ की बाकी चीजें छोड़िए, मेवाड़ की जो पाग है वो भी इतनी इंपॉर्टेंट मानी गई है अपने आप में। इट्स यू कैन से रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिस्पेक्ट। मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं जो अपनी जो फिल्म सिनेमा जो है भारत का, उन्हें बजाय पद्मावत या फिर बजाय जोधा अकबर, इन मूवीज के अलावा जो से महाराणा प्रताप की शूरवीरता हो गई, पृथ्वीराज चौहान की शूरवीरता हो गई, उनके ऊपर मूवीज बनानी चाहिए, उनके बलिदान वीरता, राणा सांगा हो गए, ऐसी स्टोरीज को ज्यादा कवर करना चाहिए। I will agree but disagree, Gaurav, with you because मतलब I totally agree कि अगर कोई you can say कोई पर्सनैलिटी जैसे माँ पद्मावती जो है, वो मेवाड़ और राजस्थानियों के लिए माँ है, हम उनको माँ मानते हैं, ठीक है। क्रिएटिविटी पे किसी का कोई हक नहीं है, क्रिएटिव फील्ड है मूवीज बनाना, कुछ लिखना, या आर्ट फील्ड है, तो वो किसी पे भी कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है, और उसकी फ्रीडम होनी भी चाहिए, क्योंकि इंडिया में भी एक सिस्टम है कि कुछ भी बनता है तो किसी ना किसी का सेंटिमेंट हर्ट होता है। लेकिन अगर एक बहुत बड़ी कम्युनिटी एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी को अपनी माँ मानती है, तो उस कम्युनिटी, उन लोगों की परमिशन के बिना तो अगर आप कुछ बनाएंगे तो आई थिंक कि आपको थोड़े बहुत तो कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे उसके। आई थिंक अगर ऐसे कुछ अगर चीजें बनाए रहे तो एटलीस्ट पूरा रिव्यू और परमिशंस के साथ बनाए तो बेटर की जा सकती है। हाँ, क्योंकि अपन राजस्थान के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो महाराणा प्रताप के ऊपर में कुछ चीजें आपको बोलना चाहूंगा कि क्या चीजें उनसे सीखनी चाहिए और क्या बलिदानी उन्होंने दी। क्योंकि जब राजस्थान के बहुत सारे पार्ट के ऊपर जब रूल हो गया था, तो उसके बाद भी उनके पास ऑप्शन था कि वो भी अपनी लाइफ जो बाकी की लाइफ वो अच्छे से जी सकते थे, क्योंकि उनके पास मतलब नो वन की उनके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क लगे कोई भी नहीं था। लेकिन फिर भी उन्होंने देश के लिए, क्योंकि आगे की सोच के कि अभी की जो बलिदानी है वो आगे कहीं ना कहीं राजस्थान को बचाएगी, और उस चीज के लिए उन्होंने जंगलों में जाके और घास फूस के साथ रोटी खा के उन्होंने, और उसके बाद सेना को वापस से तैयार किया, और जिस तरीके से वापस से सारे जो किले थे उन्होंने जीते, वो अपने आप में बहुत बड़ा जो है एग्जाम्पल है कि कैसे मुश्किल नामुमकिन को भी मुमकिन किया जा सकता है, और जहाँ बिल्कुल ही लग रहा है कि जीत ही नहीं सकते वहां से भी कैसे जीत के निकल सकता है। बिल्कुल, इवन इसीलिए इतनी डायनेस्टीज ने रूल किया हमारे पर, लेकिन महाराणा प्रताप के आगे हम प्रातः स्मरण नहीं लगाते हैं, बिकॉज हमने उनको गॉड के इक्वल रखा है। उनके त्याग, उनके बलिदान की वजह से ही उनको गॉड के इक्वल रखा गया है। हमारे राजस्थान और इंडियन कल्चर में हमेशा से त्याग को बड़ा माना गया है, जिसने जीवन में त्यागा है उसको बड़ा माना गया है हमेशा। राम से लेकर प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप तक, उन्होंने जिन ने जो त्यागा उसको हमेशा से हमने पूजा है। तो महाराणा प्रताप के त्याग को तो कोई इवन चेतक की जो बलिदानी थी कि चेतक के घायल होने के बाद भी ऐसा नाला जो नॉर्मल मतलब घोड़ा जो है कूद ही नहीं सकता, घायल होने के बाद एक पांव पे लगे होने के बाद भी नाला कूद के उन्होंने अपने स्वामी मतलब कि महाराणा प्रताप को बचाया, और उनको उनकी लाइफ ज्यादा प्यारी थी। उसको कूदने के बाद फिर आगे जाके वो जाके जो है चेतक की जो है विश्राम किया, और फिर उन्होंने तो देखिए आज चेतक का भी उतना ही हम लोग नाम लेते हैं जितना हम लोग महाराणा प्रताप का लेते हैं। हम लोग इक्वल नाम लेते हैं उनका, चेतक के त्याग और बलिदान की वजह से ही। तो मतलब उन लोगों, हमारी हिस्ट्री हमारे को सहेज के रखने की जरूरत है। हम आने वाली जनरेशन को बताएंगे नहीं कि हमारी हिस्ट्री में हमारे फोर फादर्स इतने महान थे, इतना त्याग किया है उन्होंने, तो उनको पता नहीं चलेगा। तो इस पे डिस्कशन होना चाहिए, और राजस्थान दिवस से बेटर डे नहीं हो सकता है ये सारी चीजें डिस्कस करने। सभी लोगों को यही बोलना चाहूंगा कि अपना कल्चर है, मेवाड़ी कल्चर है, मेवाड़ी लैंग्वेज है, राजस्थानी कल्चर है, उनसे शर्माओ मत।
प्राउड करो मेवाड़ी बोलने में, प्राउड करो अपने कल्चर को अपनाने में, अपनी वेशभूषा को पहनने में, शर्म मत खाओ। और आगे पूरे जो है अपने आने वाले जो पीढ़ी है, अपने आगे आने वाली जो यंगस्टर्स है, उनको भी पता रहे कि राजस्थान कैसा था और वो कल्चर कहीं गुम नहीं जाए, और वो जो राजस्थानी कल्चर पर बलिदान सारी चीज़ें हैं वो कहीं लुप्त नहीं हो जाए। तो प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट है सभी से कि अपनी जो मेवाड़ी लैंग्वेज है वो बोलें और अपने कल्चर को आगे से आगे बढ़ाएं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी सभी को आज ये कहना चाहूँगा एंड में कि बिकॉज मेरा पोइट्री से हमेशा से रिश्ता रहा है, मेरा पोइट्री से बहुत खास रिश्ता रहा है। तो राजस्थान की एक कवि हैं, उनकी मैं एक कुछ पंक्तियाँ गुनगुना कर इसको एंड करना चाहूँगा। उन्होंने बहुत प्यारी बात लिखी, उन्होंने रेफरेंसेस लिखे हैं अलग अलग। हमारी लैंग्वेज की खूबसूरती आपको मैं बताकर इस चीज़ का एंड करना चाहूँगा। उन्होंने रेफरेंसेस लिखे हैं अलग अलग। उन्होंने लिखा कि तू अतरी खूब खिले छे, तू इतनी ब्यूटीफुल लगती है, तू अतरी खूब खिले छे, पानी में चांद गुले छे। ब्यूटी आप देखिए कि अपनी लैंग्वेज में वो किस तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हैं कि तू अतरी खूब खिले छे, पानी में चांद गुले छे, और तेरी चाल असी है मिजाजन। मिजाजन मतलब एटीट्यूड वाली। तेरी चाल असी है मिजाजन, थाली में मूंग रले छे। अगर आप किसी नई नवेली दुल्हन को देखेंगे तो वो घरों में बिना पैर उठाए चलती है ताकि पायल की आवाज़ नहीं आ जाए। आज भी अगर आप गाँवों में और कहीं जाएंगे तो बिना पैर उठाए चलती है। और अगर थाली में आप पूरा मूंग देखेंगे तो वो भी बिना उछले इधर से उधर होता है। तो उन्होंने वो रेफरेंस दिया है। तो दैट इज़ अ ब्यूटी ऑफ आवर ओन लैंग्वेज। जब आप पढ़ते हैं उसके बारे में तब आपको पता चलता है। तो मैं भी सभी को यही कहना चाहूँगा कि राजस्थान दिवस पे राजस्थानी पढ़िए, राजस्थानी बोलिए और राजस्थानी बनकर जिए। थैंक यू सो मच।